हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। डेली करंट अफेयर सीरीज़ में आज के वीडियो में हम लोग 16 से 18 सितंबर 16, 17 और 18 3 दिन का करंट अफेयर्स हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं 16, 17 और 18 सितंबर का। बाकी एज़ यूजुअल जो भी हम लोग आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो ये टेलीग्राम हमारा ग्रुप का यूज़र लिंक दिया हुआ है, यूज़र नेम दिया है। बाकी जो वीडियो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी टेलीग्राम का लिंक जो है वो नीचे लगा हुआ है। इस लिंक के थ्रू आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और ये जो भी हम लोग आज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो सभी क्वेश्चंस फ्री पीडीएफ फॉर्म में आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे इस टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू। तो आप ये पीडीएफ वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा और भी करंट अफेयर्स के जो भी हम लोग पहले वीडियो डिस्कस कर चुके हैं उन सभी के आप ये सारे जो फ्री पीडीएफ्स हैं वो वहाँ से ले सकते हैं। इसका आपको कोई भी कॉस्ट पे नहीं करना है। इसके अलावा चैनल पर अभी जो है यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाएं आने वाली हैं। कुछ यूपी ट्रिपल एससी जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग जो है उसकी 3 परीक्षाएं आने वाली हैं। एक तो इसकी परीक्षा आने आ रही है जूनियर अकाउंटेंट की, जूनियर असिस्टेंट की, कनिष्ठ सहायक की। दूसरी परीक्षा जो आने वाली है वो VPO की है, विलेज पंचायत ऑफिसर या ग्राम पंचायत अधिकारी। और तीसरी परीक्षा जो आने वाली है वो है पैट 2023। तो ये जो 3 परीक्षाएं आने वाली हैं इन 3 परीक्षाओं में यूपी स्पेशल के क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित जिसमें यूपी की ज्योग्राफी वगैरह, यूपी की हिस्ट्री, यूपी का कल्चर ये सब पूछा जाता है। तो ये यूपी के स्पेशल क्वेश्चंस के वीडियो भी जो हैं वो चैनल पर अवेलेबल हैं जो इन परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो आप ये सारे क्वेश्चंस भी वहाँ से देख सकते हैं और आपकी इन परीक्षाओं की जो उत्तर प्रदेश विशेष की तैयारी है वो पूरी तैयारी हो जाएगी और जो लोग तैयारी कर चुके हैं उनका क्विक रिवीजन इससे हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने करंट के पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित निपाह वायरस, ठीक है, जैसे कोरोना वायरस आया था वैसे ही निपाह वायरस है, इसके बारे में सही कथन का चयन कीजिए। नीचे 3 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है, इसके प्राकृतिक रिजर्व या नेशनल रिजर्वायर जो हैं जहां पर ये पाया जाता है वो है टेरोपस जीनस के चमगादड़ या जिनको फ्रूट बैट्स भी बोलते हैं। ठीक है, फल खाने वाले चमगादड़ या फ्रूट बैट्स हैं, तो ये हैं। दूसरा है, वायरस जो है मस्तिष्क की सूजन जिसको एंसेफ्लाइटिस भी बोलते हैं। ठीक है, इसको कई बार जापानी बुखार भी बोला जाता है, या श्वसन रोगों की विशेषता वाली गंभीर बीमारी का कारण बनता है। जो लोग इस वायरस से प्रभावित होते हैं उनको इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। और तीसरा स्टेटमेंट है, केरल के कोझिकोड से निपाह वायरस के मामले हाल में सामने आए हैं। तो आपको बताना है इन तीनों में कौन से कथन जो हैं वो सही हैं, कौन से गलत हैं। तो ये तीनों के तीनों कथन जो है सही है। इसका आंसर जो है वो आपका ऑप्शन डी है। पहला तो निपाह वायरस के जो प्राकृतिक या नेचुरल रिजर्वायर्स हैं ये टोरोपस जीनस के चमगादड़ हैं। ये निपाह वायरस जो है वो चमगादड़ों से फैलता है। दूसरा, इस वायरस से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित होता है तो उसके मस्तिष्क में सूजन या जिसको एंसेफ्लाइटिस और श्वसन रोग मतलब उनको सांस लेने में तकलीफ वगैरह इस तरह की बीमारियां जो हैं हो जाती हैं। और अभी हाल में भारत में केरल का एक स्थान है कोझिकोड, वहां पर निपाह वायरस के मामले सामने आए हैं जिसकी वजह से ये जो है चर्चा में रहा है। इस क्वेश्चन को हम लोग इस वजह से डिस्कस कर रहे हैं। 14 सितंबर को, अभी हाल में 14 सितंबर को 13 व्यक्तियों को कोझिकोड मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। ठीक है, ये लोग जो हैं वो निपाह वायरस से संक्रमित हैं। ठीक है, बाकी जो ICMR है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, इन्होंने 14 सितंबर को केरल राज्य को मोनोक्लोनल, ठीक है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दवा जो है वो भेजी है जो माना जाता है कि इस निपाह वायरस को ट्रीट करने में सक्षम है। बाकी निपाह वायरस के बारे में और डिटेल देखते हैं। निपाह वायरस जिसको NIV भी बोलते हैं को अत्यधिक रोगजनक पैरामिक्सो वायरस के रूप में वर्गीकृत किया है। इससे लोग बहुत तेजी से संक्रमित होते हैं। इसके प्राकृतिक रिजर्वायर जो हैं वो टोरोपस जीनस के चमगादड़ या जिनको फ्रूट बैट्स भी बोलते हैं, ये बैट्स हैं, इनके द्वारा ये जो है फैलता है। बाकी यदि सुअर जो हैं, जो पिग्स हैं, वो संक्रमित चमगादड़ को, इन्फेक्टेड चमगादड़ द्वारा काटे गए फल खाते हैं। ठीक है, यदि चमगादड़ ने किसी फल को, ये इन्फेक्टेड चमगादड़ जो हैं उन्होंने कोई फल खाया और उसको आधा खा के छोड़ दिया, वैसे फलों को अगर सुअर खाते हैं तो यह वायरस इससे सुअरों में फैल सकता है। ठीक है,
बाकी इस वायरस को रोग के रूप में विकसित होने का मतलब इसके जो सिम्टम्स है सारे, वो सिम्टम्स डेवलप होने और प्रकट होने में, ठीक है, अपीयर होने में वायरस को करीब 6 से 21 दिन तक का समय लगता है। जैसे आप लोग कोरोना वायरस पढ़ते थे ना, तो उसमें जो इंक्यूबेशन पीरियड की बात होती थी, तो वैसे ही इसमें इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 6 से 21 दिनों का है। और ये जो लक्षण है कई बार 6 से 7 दिन में ही आ जाते हैं, कई बार 20 से 21 दिन तक ले सकते हैं, ठीक है। बाकी इस वायरस के प्रसार के स्प्रेड होने के दो मुख्य तरीके हैं, एक तो NIV से दूषित कच्चे खजूर का रस पीना, ठीक है, जो डेट्स होती हैं, जो रॉ डेट्स हैं, ठीक है, उनका अगर आप दूषित कच्चे खजूर का रस पी लेते हैं, या निपाह रोग से संक्रमित अगर कोई व्यक्ति है उनके साथ आप निकट शारीरिक संपर्क में आते हैं, उनका जो बॉडीली फ्लूइड है उसके थ्रू भी हो सकता है आपको ये बीमारी से आपका संक्रमण हो जाए। बाकी इसके जो मुख्य लक्षण हैं वो तो पहला तो है बुखार, दूसरा डेलीरियम वो स्थिति होती है जिसमें आपको भ्रम होता है, आप चीजों को ठीक तरह से पहचान नहीं पाते हैं, ठीक है, मस्तिष्क की वजह से होती है ये। बाकी तीसरा कमजोरी, सरदर्द, सांस की तकलीफ, खांसी, उल्टी, मांसपेशियों में दर्द, मसल्स में पेन, ऐंठन और दस्त है, ये इस वायरस के जो है वो प्रमुख लक्षण है, ठीक है। तो ये हो गया आपका निपाह वायरस के बारे में जो हाल में चर्चा में है अभी, और काफी सरकार जो है इसको लेकर सतर्क है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को, जिसको PM उज्ज्वला योजना के नाम से भी जानते हैं, को कब तक विस्तारित करने का फैसला लिया है? ऑप्शन है 2026, 2027, 2025 और 2028। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को वर्ष 2025-26 तक, ठीक है, 2025-26 तक जो है विस्तारित करने का जो है वो इन्होंने अभी फैसला लिया है। अब ये योजना जो है वो 3 वर्ष के लिए 2023-24 से 25-26 तक विस्तारित करने को मंजूरी मिली है। और इस टेन्योर में जो है वो सरकार 7.5 मिलियन और कनेक्शन देने का सरकार का लक्ष्य है। मतलब जो एग्जिस्टिंग कनेक्शन है उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, उसके इतर सरकार 7.5 मिलियन और नए कनेक्शन जो है वो इस वर्ष 2023-24 से 26-27 के 3 इयर्स पीरियड में डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है, लोगों को लाभान्वित करने वाली है। बाकी जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 2023 तक भारत में 314 मिलियन घरों में LPG कनेक्शन जो है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसको बोलते हैं, इसके कनेक्शन है। बाकी जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है या PM उज्ज्वला योजना है, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्ष 2016 में की गई थी। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है गरीब परिवार, जिनको BPL भी बोलते हैं आप, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे, तो BPL परिवारों की महिलाओं को जमा मुक्त, डिपॉजिट फ्री। आप लोग जब LPG का कनेक्शन लेते हैं तो आपको सिलेंडर लेने के लिए कुछ आपको डिपॉजिट देना पड़ता है, तो ऐसे लोग जो BPL परिवार की जो महिलाएं हैं उनको ये डिपॉजिट नहीं देना होगा और डिपॉजिट फ्री ये LPG कनेक्शन जो है प्रदान करना है। और इनको जो पहला रिफिल होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, उसके बाद इनको अन्य रिफिल के पैसे पे करने होते हैं। तो सरकार की योजना है, इसको सरकार ने 2025-26 तक विस्तारित करने की मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अपीलीय न्यायाधिकरण, अपीलेट ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, कि कितनी पीठ स्थापित करने के लिए एक अधिसूचना जो है नोटिफिकेशन जारी किया है? ऑप्शन है 34 पीठ, 37 पीठ, 31 पीठ और 35 पीठ। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है, ये केंद्र सरकार ने GST की अपीलेट ट्रिब्यूनल्स हैं 31 पीठ या 31 पीठ जो है स्थापित करने के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के तहत क्या है, नई दिल्ली में जो GST का जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसकी प्रधान पीठ या प्रिंसिपल बेंच बनेगी और राज्यों में क्षेत्रीय पीठ हैं जिनको रीजनल ब्रांच हैं, रीजनल ब्रांच जो है न्यायाधिकरणों के लिए एक एकीकृत संरचना तैयार करेगी, ठीक है, एक इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार करेगा। इसके तहत उत्तर प्रदेश में 3 पीठ स्थापित की जाएंगी, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, ये 5 स्टेट हैं, इनमें प्रत्येक में 2-2 बेंच या 2-2 पीठ स्थापित की जाएंगी। यूपी में 3 और इन स्टेट में 2-2, ठीक है। बाकी कर विवादों को, जो टैक्स डिस्प्यूट हैं, उनको निपटाने के लिए एक निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट और कुशल एफिशिएंट मंच
प्रदान कर जो कर मामले हैं, टैक्स डिस्प्यूट्स हैं, उनको सुलझाने के लिए जीएसटी ट्रिब्यूनल्स जो होंगे ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस तरह के ट्रिब्यूनल से इस तरह के मामले जो हैं वो निष्पक्षता के साथ जो है निपटाए जा सकते हैं। ये जो हैं ये ट्रिब्यूनल्स क्या हैं, कर प्रशासन में, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में निष्पक्षता, ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी और कानून का शासन, ठीक है, वो कानून का शासन जो है इसमें सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ठीक है, ये ट्रिब्यूनल्स जो हैं इसलिए इनकी स्थापना क्या है, काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता प्राप्त, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी, ठीक है, OIML, ठीक है, ये OIML इसका शॉर्ट फॉर्म है। एक्चुअल में इसका जो ओरिजिनल नेम है वो किसी और लैंग्वेज में है और उस लैंग्वेज में इसका नाम शॉर्ट फॉर्म OIML आता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी। प्रमाण पत्र जारी करने वाला दुनिया का देश बन गया। आपको बताना है कौन सा देश बन गया है, 10वां देश, 11वां देश, 13वां देश और 15वां देश। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ऐसा करने वाला, इस तरह के सर्टिफिकेट जारी करने वाला जो भारत है दुनिया का 13वां देश बन गया है। इसके पहले 12 देश जो हैं, विश्व के 12 देश हैं जो इस तरह के प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट जारी करते हैं। भारत को अभी हाल में भारत को भी ये ओहदा मिल गया है। भारत अब दुनिया में कहीं भी वजन और माप, वेट और मेजरमेंट उपकरण बेचने के लिए OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्राधिकरण बन गया है। ठीक है, भारत अब इस तरह के सर्टिफिकेट जो है इशू कर सकता है। भारत अब देशों के एक विशिष्ट समूह का हिस्सा बन गया है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, चीन, चेक गणराज्य या चेक रिपब्लिक, जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस, यूके, जापान, नीदरलैंड, स्वीडन और स्लोवाकिया शामिल हैं। तो ये 12 देश जो हैं जो इस तरह के सर्टिफिकेट ऑलरेडी इशू कर रहे हैं। इंडिया ऐसा करने वाला दुनिया का 13वां देश बन गया है और ये सर्टिफिकेट जो हैं वो उपभोक्ता मामले विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ठीक है, उसके द्वारा ये जो है प्रदान किए जाएंगे इस तरह के सर्टिफिकेट। तो अब भारत अगर सर्टिफाई कर देता है कि इस बाट का वजन 1 किलोग्राम है तो उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है वो स्वीकृति मिलेगी और उनकी जो उनके थ्रू जो मापन है या उनका व्यापार है वो उनके बेचने के प्रमाण पत्र जो हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, ठीक है, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 14 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर और 17 सितंबर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये प्रतिवर्ष 15 सितंबर को जो है इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे या अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका जो उद्देश्य है वो यूथ को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में, जो डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स हैं, उनमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि वे अपनी आवाज सुन सकें, सुना सकें, उठा सकें। ठीक है, बाकी जो वर्ष 2023 का अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है, इसकी जो थीम है, इसका जो विषय है वो है अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना, नेक्स्ट जनरेशन को क्या करना है, एम्पावर्ड करना है। ठीक है, और पहली बार जो है अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस वर्ष 2008 में 15 सितंबर को मनाया गया था। तब से प्रतिवर्ष 15 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे तेज 150 वनडे विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर बन गए हैं। इंडियन स्पिनर की बात हो रही है। इसके पहले भी कई सारे लोग हैं जो 150 वनडे विकेट ले चुके हैं, बट सबसे तेज 150 वनडे विकेट लेने वाले स्पिनर की बात हो रही है। ऑप्शन है आपके पास अक्षत पटेल, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये कुलदीप यादव भारतीय खिलाड़ी हैं, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो सबसे तेज 150 वनडे विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर बन गए हैं। ठीक है, ये अभी जो एशिया कप जो आयोजित हो रहा था, जिसका फाइनल भारत ने जो है जिसके फाइनल में जो है वो भारत पहुंच गया है। ठीक है, ये भारत और श्रीलंका के बीच जो है, तो इस श्रीलंका के खिलाफ मैच में सबसे तेज 150 वनडे विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। बाकी भारत ने ये जो है एशिया कप का खिताब भी जीत लिया है। इसके अलावा सकलेन मुश्ताक हैं, ये 78 मैच में 150 विकेट ले चुके हैं। राशिद खान है 80 मैच में 150 विकेट ले चुके हैं। अजंता मेंडिस जो है वो 84 मैच में, और उसके बाद कुलदीप यादव जो है वो 88 वनडे मैच में 150 विकेट लेने वाले चौथे सबसे तेज
स्पिनर हैं, ठीक है। तो मतलब कुलदीप यादव से 3 और स्पिनर हैं जो 150 विकेट ले चुके हैं, बट उनमें से कोई भी भारत का नहीं है। कुलदीप यादव ऐसा करने वाले पहले भारतीय हैं, ठीक है। इसके बाद वह तेज गेंदबाज जिनको पेसर बोलते हैं मोहम्मद सामी हैं कि इस बात सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज भी हैं। तो अभी अगर स्पिनर की बात की जाए तो स्पिनर में कुलदीप यादव पहले हैं, और अगर ओवरऑल की जाए तो पहले स्थान पर मोहम्मद सामी हैं और दूसरे स्थान पर जो है वो कुलदीप यादव हैं, ठीक। एक और फैक्ट है, अनिल कुंबले जो हैं अब तो रिटायर हो गए हैं, ये वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं। इन्होंने भारत के लिए वनडे क्रिकेट में 334 विकेट जो हैं वो लिए हुए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजभाषा नीति के ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शंस हैं विदेश मंत्रालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का कार्यालय, कैग का ऑफिस, और नीति आयोग। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यालय है, इसको राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। ये जो ये पुरस्कार दिए गए हैं, इस पहल का जो मुख्य उद्देश्य है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, वो है हिंदी के माध्यम से आधिकारिक कामकाज, ऑफिशियल वर्क के बारे में जागरूकता पैदा करना और हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देना, ठीक है। हिंदी के जो उपयोग को है बढ़ावा देना और लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। बाकी संविधान के अनुच्छेद 343 आर्टिकल 343 के अनुसार जो संघ है या यूनियन है, उसकी आधिकारिक भाषा जो है वो हिंदी और लिपि देवनागरी है। कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की जो है लिपि कौन सी है, तो ये लिपि हमारी है देवनागरी है और भाषा तो हिंदी है ही, इसके बारे में सब लोग जानते हैं। और राजभाषा की चर्चा जो है वो संविधान के अनुच्छेद 343 में की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन परत के संरक्षण या कंजर्वेशन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर या विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है, ठीक है। विश्व ओजोन दिवस जो है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है और ये कई बार आपसे पूछा भी जाता है, चूंकि ये पर्यावरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन निर्वाह की दृष्टि से भी जो है ओजोन परत जो है काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। ऑप्शन है आपके पास 14 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर और 17 सितंबर। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय दिवस, ओजोन संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस या विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो वर्ष 2023 में विश्व ओजोन दिवस मनाया जा रहा है, उसका जो विषय है या उसकी थीम है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना। ये इसका जो है वो विषय है। बाकी वर्ष 1987 में 1987 में ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर की वर्षगांठ, एनिवर्सरी को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। तो 16 सितंबर के दिन ही वर्ष 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे और ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो था ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों की पहचान और उनको क्रमिक रूप से कम करना, ठीक है। बाकी जो ओजोन लेयर है ये सूर्य की हानिकारक यूवी किरणें, ठीक है, जिनको परावैंगनी किरणें भी बोलते हैं, इनसे पृथ्वी की रक्षा करती है। ये सूर्य से जो हानिकारक यूवी रेज आती हैं, ओजोन परत से ये पास नहीं हो पाती हैं और वो जो हानिकारक रेज हैं वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाती हैं। अगर किसी स्थान पर ओजोन परत जो है वो नहीं होगी तो वो हानिकारक किरणें जो हैं वो पृथ्वी तक पहुंचने लगेगी। इसके कारण जो है मनुष्य में त्वचा का कैंसर, स्किन कैंसर और पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश हो सकता है। ये ह्यूमन के लिए तो है ही, उसके बाद से ये इकोसिस्टम के लिए भी जो है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो ये विश्व ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने भारत की किस धरोहर को, भारत की किस हेरिटेज को अपनी विश्व धरोहर सूची में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है? ऑप्शन है विक्टोरिया मेमोरियल, दक्षिणेश्वर काली मंदिर, शांति निकेतन और जोर बंगला टेम्पल। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है,
ये यूनेस्को ने अभी हाल में शांति निकेतन को, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है शांति निकेतन, इसको अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। ये इसका विश्व धरोहर समिति जो है, इसका 45वां सत्र इस समय सऊदी अरब में चल रहा है और इसी सत्र में ये शांति निकेतन को जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। ये शांति निकेतन की स्थापना वर्ष 1901 में 1901 में नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। तो कई बार आपसे पूछा भी जाता है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी और ये रविंद्रनाथ टैगोर के पिता हैं। ठीक है, ये शांति निकेतन जो है वो पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। केंद्र ने पहली बार वर्ष 2010 में शांति निकेतन के लिए विश्व विरासत टैग प्राप्त करने का प्रयास किया था। सरकार लगातार जो है वो वर्ष 2010 से शांति निकेतन के लिए विश्व विरासत टैग प्राप्त करने का प्रयास कर रही है और अब ये प्रयास जो है वो सक्सेसफुल हो गए हैं और विश्व विरासत सूची में शांति निकेतन का नाम आ गया है। ये जो शांति निकेतन है वो भारत में 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है। मतलब 40 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो है वो भारत में ऑलरेडी थे, 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑलरेडी थी, 41st जो है ये शांति निकेतन हो गया है। अब पश्चिम बंगाल में जो है शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है, तो इस शांति निकेतन के अलावा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे के बाद यह पश्चिम बंगाल में तीसरा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि वेस्ट बंगाल में यूनेस्को हेरिटेज साइट का नंबर कितना है, तो 3 है। पहला है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे और तीसरा जो है वो आपका शांतिवन हो गया है। इसके अलावा पिछले साल पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा को यूनेस्को के तहत मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में रखा गया था। इसके अलावा अभी जो ये यूनेस्को की बैठक चल रही है उसमें अन्य देशों की कुछ साइटों को भी विरासत स्थल में शामिल किया है, जिसमें फिलिस्तीन की साइट है जिसका नाम है प्राचीन जेरिको, जो फिलिस्तीन के प्राचीन जेरिको हैं। इसके अलावा जराफशान कारकुम सिल्क रोड कॉरिडोर जो है ये जो ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान देशों से निकलता है। इसके अलावा गेडियो सांस्कृतिक परिदृश्य जो है इथोपिया का और जिगमई पर्वत के पुराने चाय के जंगलों का सांस्कृतिक परिदृश्य ये चीन का है। इनको भी जो है विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा विश्वकर्मा योजना, जिसको पीएम विश्वकर्मा योजना भी बोल रहे हैं, लॉन्च की गई है। इस योजना का कार्यकाल होगा, टाइम पीरियड आपको बताना है, वर्ष 2022-23 से 26-27, 24-25 से 28-29, 23-24 से 27-28 और 23-24 से 29-30। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। इसका कार्यकाल जो रहने वाला है वो वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक इसका कार्यकाल रहने वाला है। ठीक है, इस योजना के लिए सरकार ने करीब 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और इस योजना का जो फोकस है, जो कारीगर और शिल्पकार हैं इनको आर्थिक रूप से समर्थन देना और स्थानीय उत्पादों, कला और शिल्प के माध्यम से सदियों पुरानी परंपरा, संस्कृति और विविध विरासत को जीवित और समृद्ध रखना है। ठीक है, इस योजना के तहत जो कारीगर हैं वो बायोमेट्रिक्स का उपयोग करके पीएम विश्वकर्मा पोर्टल में पंजीकरण कर सकते हैं और पंजीकरण के पश्चात इस योजना के जो लाभ हैं वो लाभ हासिल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में संपूर्ण पुष्टि योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? राज्य का नाम बताना है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है, ये उड़ीसा राज्य की सरकार द्वारा संपूर्ण पुष्टि योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत जो माताएं हैं, किशोरियां, जो टीनेजर्स हैं और बच्चों को पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत 15 से 19 वर्ष की आयु की सभी किशोरियों और गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषाहार, ठीक है, एवं गर्भवती माताओं को अतिरिक्त ड्राई फूड उपलब्ध कराया जाएगा। ये ड्राई फ्रूट नहीं, ड्राई फूड, सूखा भोजन जिसको बोलते हैं, ये उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना की मदद से राज्य जो है वो हर महिला और बच्चे के स्वास्थ्य को क्या करना चाहता है, सुनिश्चित करना चाहता है। राज्य की इस दिशा में ये एक महत्वाकांक्षी योजना है। ठीक है, तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही है।
बाकी आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप साथ में नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिए, ताकि चैनल पर कोई भी नया कंटेंट जो आता है वो आपको टाइमली इस पर मिल जाए। इसके अलावा जो भी प्रतियोगी यूपी ट्रिपल एससी की जो आने वाली परीक्षाएं हैं, हमने आपको पहले ही नाम बताया था, जूनियर असिस्टेंट, उसके बाद से वीपीओ या विलेज पंचायत ऑफिसर या ग्राम पंचायत अधिकारी और पैट 2023, ये जो 3 परीक्षाएं आने वाली हैं, इन परीक्षाओं में जो भी प्रतियोगी जो हैं अपीयर होने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश विशेष के और कंप्यूटर के क्वेश्चंस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं, वो देख सकते हैं। इसके अलावा सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस भी उस पर अवेलेबल हैं, वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के भी जो एमसीक्यूज हैं, और वो एमसीक्यूज इस तरह से डिजाइन हम लोग कर रहे हैं कि उसमें हर टॉपिक का लगभग सब क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं अथवा नहीं पूछे गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस उसमें कवर हो जाएं, ताकि आपका सिंगल वो वीडियो देख के वो पूरा का पूरा आपका टॉपिक रिवाइज हो जाए। तो वो वीडियोस भी आपको जल्दी मिल जाएंगे। तो आज इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।